मैं हूं किशोर अजवाणी। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के दलदल और उसमें धंसे कलाकारों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक का एक छोटा ग्रुप है जो नशे का शौक पूरा करने के लिए छोटे मोटे ड्रग डीलरों के संपर्क में था, उससे थोड़ा बहुत गांजा वगैरह खरीदता था। जिस वक्त एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि रिया चक्रवर्ती ने कई बड़े और मशहूर लोगों का नाम भी उगला है जो पार्टियों में खुलेआम ड्रग्स लेते थे, तब भी लग रहा था कि मामला हवा हवाई। अब वो नाम सामने आने लगे जिन्हें एनसीबी ने या तो तलब कर लिया है या फिर समन भेजने की तैयारी में। इनमें फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, बड़ी अभिनेत्रियां हैं, नामी गिरामी अभिनेताओं का काम संभालने वाली मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े लोग हैं और अब तो टीवी के कलाकार भी एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं। एनसीबी सूत्रों का दावा है कि उनकी जांच सही दिशा में है और जल्द ही कुछ बड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अब भी अंधेरे में है। इस सवाल का जवाब नहीं आया है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री के ढेर सारे लोग ड्रग्स खरीद रहे थे तो उनको सप्लाई करने के लिए नशे का इतना ढेर सारा सामान कहां से आ रहा था। मुंबई में एनसीबी की जांच के दौरान ही अमेरिका से खबर आई। वहां एक दिन पहले डार्कनेट यानी प्रॉक्सी सर्वर के जाल में उलझी वेबसाइट के जरिए ड्रग्स के अब तक के सबसे बड़े धंधे का पर्दाफाश हुआ। अमेरिका की जांच एजेंसियों ने ऑपरेशन डिसरप्टर के तहत 65 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 48 करोड़ 75 लाख के ड्रग्स पकड़े। जानकार मानते हैं कि पूरी दुनिया में ड्रग्स का धंधा इन दिनों डार्क नेट से ही चल रहा है। ऐसी वेबसाइट्स का जाल रास्ता ढूंढने वाली पहेली जैसा ही होता है। पता ही नहीं चलता कि कौन सी गली कहां जाती है और कहां खत्म हो जाती है। क्योंकि मुंबई में ड्रग्स और फिल्म इंडस्ट्री के कनेक्शन की जांच में अब तक सिर्फ वही पकड़े गए हैं जो ड्रग्स के छोटे मोटे पैकेट सेलिब्रिटी ग्राहकों तक पहुंचाते रहे। नशे के ऐसे धंधेबाजों को ड्रग पेडलर्स कहा जाता है। उनको ड्रग्स बेचने वालों के उनको जो ड्रग्स बेचने वाले हैं उनके चेहरे बेनकाब होना भी बाकी। वैसे फिल्मों और राजनीति से जुड़े लोगों ने एनसीबी की कार्रवाई को सही बताया है। उनको उम्मीद है कि ड्रग्स के चंगुल में फंसे बड़े लोगों पर कानून का हंटर चलेगा तो उसकी मार से फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की गंदगी साफ होगी। अब तक जिन हस्तियों के नाम सामने आए हैं उन पर आरोप क्या है, वो आरोप साबित हुए तो उनको सजा कितनी मिलेगी, यह जानने के लिए एनसीबी की जांच में मिले सुराग और एनडीपीएस एक्ट की बारीकियां समझना जरूरी है। तो एक ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे तो बताएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में नशे का जाल कितना गहरा है और क्यों अब तक इसे नजरअंदाज किया गया। ब्रेक के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच न शुरू होती तो दुनिया को पता भी नहीं चलता कि फिल्मों के पर्दे पर हंसते मुस्कुराते नाचते गाते चेहरों के पीछे एक और चेहरा जो मौका मिलते ही ड्रग्स के अंधेरे में डूब जाने के लिए तड़पने लगता है। सुशांत की मौत का सच तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उसका सबसे डरावना पहलू अब फिल्म इंडस्ट्री को बुरी तरह हिला चुका है। सुशांत की मौत की जांच करते करते एनसीबी की टीम अब उस नेटवर्क तक पहुंच गई है जिसके लिए ड्रग्स खरीदना, बेचना, धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल करना आम बात हो गई थी। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े करीब 1 दर्जन लोगों की लिस्ट एनसीबी के पास है जिनसे पूछताछ हो रही। जिनसे पूछताछ नहीं हुई है उनके लिए सवालों का पुलिंदा तैयार किया जा रहा है ताकि नशे की पुड़िया के शौकीनों के जरिए ही ड्रग्स के सौदागरों का पुलिंदा बांधा जा सके। यह पहली बार है जब फिल्म इंडस्ट्री में संगठित तरीके से चल रहे नशे के कारोबार की कलई खुल रही है। इससे पहले इक्का दुक्का चेहरे ही सामने आते थे जिन्हें जांच एजेंसियां और समाज नजरअंदाज कर देता था। फिल्मी पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल पर छापेमारी के बाद भी नशे का नेटवर्क तोड़ने की गंभीरता से कोशिश पहले कभी नहीं हुई। एक वाकया याद दिलाते हैं आपको। 2012 में मुंबई के जुहू इलाके में ड्रग्स वाली एक पार्टी पर छापा पड़ा था। पुलिस ने तब बकुल चिंदारिया नाम के एक कथित ड्रग्स डीलर को पकड़ा था। खबर आई कि उस पार्टी में मुंबई के कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी थे, लेकिन जल्द ही मामला आया गया होगा। दिसंबर 2017 में एक बार फिर मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने उसी बकुल चिंदारिया के घर पर छापा मारा। उसके पास ढेर सारा कोकेन, LSD ये ड्रग्स पकड़े गए। जांच में पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोगों से उस कथित ड्रग्स डीलर की जान पहचान थी। इस बात के सबूत भी थे, लेकिन ड्रग्स डीलर के साथ फोटो में दिखने वाले किसी भी फिल्म स्टार से यह रूटीन का सवाल भी नहीं पूछा गया कि वो ड्रग्स का धंधा करने वालों से क्यों मिलते जुलते थे। इस बार एनसीबी की टीम वैसी गलती दोहराना नहीं चाहती। यही वजह है कि ड्रग्स बेचने वालों या फिर ड्रग्स खरीदने वालों के फोन में जितने भी लोगों के नाम आए हैं उन सबको तलब किया जा रहा है।
टीवी कलाकार अबिगेल पांडे, उनके बॉयफ्रेंड सनम जौहर का एनसीबी के सवालों से सामना हो रहा। खबर है कि बहुत जल्द दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत और नम्रता शिरोडकर का नंबर भी आ सकता है। एक हीरो की मौत, 8 हीरोइन का ड्रग स्कैंडल, कितने मैनेजर और कितने पेडलर। न्यूज 18 पर फिल्म इंडस्ट्री की माल मंडली का पर्दाफाश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह अलग अलग मोड़ से गुजरते हुए अब फिल्मी दुनिया की ड्रग्स लीला में बदल गई है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और सीबीआई के बाद अब फिल्म की डायरेक्शन की कमान एनसीबी ने संभाल ली है और इसके साथ ही अब यह फिल्म मल्टी स्टारर भी हो गई है, जिसमें एक से बढ़कर एक हीरोइन की लगातार एंट्री होती जा रही है। छोटे और बड़े पर्दे को मिलाकर देखा जाए तो अब तक फिल्म में 10 स्टार शामिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दिया मिर्जा, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सिमोन भी एनसीबी डायरेक्टेड फिल्म के किरदार बन चुके हैं। छोटे पर्दे या टेलीविजन की दुनिया की बात की जाए तो अबिगेल जैन और सनम जौहर भी एनसीबी की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में जैसे जैसे एनसीबी की जांच तेज हो रही है, वैसे वैसे नए नए किरदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एनसीबी जिन जिन लोगों से पूछताछ करती है वो तमाम लोग एक नए किरदार के नाम का खुलासा करते हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में ये फहरिस्त काफी लंबी हो सकती है और बॉलीवुड ड्रग्स मंडली की मुश्किलें भी काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। फिल्मी दुनिया की माल मंडली में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। एनसीबी ने अब तक दीपिका से सवाल नहीं किया है, लेकिन न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी दीपिका से पूछताछ की जबरदस्त तैयारी कर रही है और दूसरे किरदारों से हो रही पूछताछ के आधार पर दीपिका से सवालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जानकारों के मुताबिक एनसीबी ने सवालों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे दीपिका को सच उगलना ही होगा। न्यूज 18 को एनसीबी के कुछ सवालों की लिस्ट भी मिली है जो दीपिका से होने वाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या करिश्मा प्रकाश आपके लिए ड्रग्स मंगाती थी? सवाल नंबर 2, क्या क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के अलावा दूसरी सेवा भी देती है? सवाल नंबर 3, क्या आप ड्रग्स लेने और सप्लाई करने वालों को जानती हैं? सवाल नंबर 4, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स सप्लाई की बात होती है? सवाल नंबर 5, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रिया भी शामिल है? सवाल नंबर 6, क्या आपको सुशांत के ड्रग्स लेने से जुड़ी कोई जानकारी है? एनसीबी दीपिका से पूछताछ के लिए इनके अलावा भी बहुत से सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर रही है। एनसीबी सूत्रों से न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका को बहुत जल्द ही एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें जल्द ही एनसीबी समन भेज सकती है। फिलहाल दीपिका इस वक्त गोवा में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम गोवा में है और गोवा के कैंडोलिम के इसी 5 सितारा
होटल में दीपिका पादुकोण अपनी पूरी टीम के साथ हैं। बताया जा रहा है कि एक बड़ी फिल्म की शूटिंग वो गोवा में कर रही हैं और कैंडोलिम इलाके का ये जो 5 सितारा होटल है वहां पर दीपिका पादुकोण का तकरीबन 2 महीने का शेड्यूल है और 2 महीने तक वो इसी जगह पर शूटिंग करते रहेंगी। इस दौरान अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास कुछ अहम सबूत हाथ लगते हैं और अगर वो दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं तो बाकायदा समन जारी कर वो दीपिका को पूछताछ के लिए बुला भी सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स लीला दीपिका पादुकोण का नाम क्वान कंपनी की जया साहा से हुई पूछताछ और उनके व्हाट्सएप चैट से सामने आया है। इसलिए यह माना जा रहा है कि जया साहा फिल्म इंडस्ट्री में नशे के खेल की बेहद अहम कड़ी है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने के मामले में जया शाह और करिश्मा एक अहम कड़ी साबित हुई हैं। यही वजह है कि जया शाह से लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है। आने वाले वक्त में करिश्मा से एनसीबी की पूछताछ भी काफी अहम मानी जा रही है। यही वजह है कि क्वान से जुड़ा हर शख्स एनसीबी के रडार पर है और क्वान के जरिए ही एनसीबी बॉलीवुड के और तमाम चेहरों तक भी पहुंच सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स सप्लाई और बड़े बड़े सितारों तक नशे का सामान पहुंचाने के लिए जिन चेहरों पर एनसीबी को सबसे ज्यादा शक है उसमें क्वान कंपनी से जुड़े 4 लोग शामिल हैं। ये वही क्वान कंपनी है जिसकी कर्मचारी जया साहा सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर भी थी। क्वान कंपनी से जुड़े जिन लोगों पर एनसीबी को सबसे ज्यादा शक है उसमें पहला नाम है जया साहा का, जो क्वान की कर्मचारी हैं। इसके अलावा जया साहा की सहयोगी करिश्मा प्रकाश और क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव चितगोपेकर भी एनसीबी के रडार पर हैं। क्वान से जुड़े और फिल्म निर्देशक मधु मंटेना पर भी एनसीबी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक की हुई पूछताछ के मुताबिक जया साहा को एनसीबी सबसे ज्यादा अहम मान रही है, क्योंकि जया साहा के व्हाट्सएप ग्रुप से ही बड़े बड़े सितारों का नाम सामने आया है। यही वजह है कि जया साहा से सोमवार से ही पूछताछ जारी है। तीसरे दिन यानी बुधवार को भी जया साहा से एनसीबी ने कई सवाल किए, लेकिन जया ज्यादातर सवालों का जवाब गोलमोल ही दे रही हैं। आप किन किन पेडलर से ड्रग्स खरीदती थीं? मुझे किसी पेडलर का नाम याद नहीं है। क्या आपने श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल मंगवाया था? हाँ, मैंने श्रद्धा के लिए सीबीडी ऑयल मंगवाया था। आपने श्रद्धा के लिए सीबीडी ऑयल कहां से मंगवाया? मैंने सीबीडी ऑयल का ऑर्डर ऑनलाइन दिया था। आपने और किसके लिए सीबीडी ऑयल मंगवाया? मैंने सुशांत, रिया, मधु मंटेना और अपने लिए ऑयल मंगवाया। आपने नम्रता शिरोडकर के लिए कितनी बार ड्रग्स मंगवाई? मुझे नम्रता के लिए ड्रग्स मंगवाने का याद नहीं है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दीपिका और करिश्मा की चैट क्यों हुई थी? मुझे दीपिका और करिश्मा की चैट पर कुछ नहीं कहना। आप फिल्मी सितारों के लिए ड्रग्स क्यों मंगाती थीं? बॉलीवुड की ज्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। उन्हें खुश रखने के लिए ड्रग्स की जरूरत होती है। एनसीबी ने इन सवालों के अलावा जया साहा से कौन कंपनी की पॉलिसी, सितारों संग करारनामे और एम्प्लॉइज के काम करने के तरीकों के बारे में भी पूछा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैट भी दिखाई गई जिसमें ड्रग की लेन देन के मैसेजेस थे। इन सारे चैट्स पे या तो जया साहा चुप्पी साधती हुई नजर आई या फिर बहाने बनाते हुए नजर आई। जया साहा के साथ साथ एनसीबी क्वान कंपनी से जुड़े और फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना से भी पूछताछ कर रही है। एनसीबी को जया और मधु की एक चैट भी मिली है। जया, क्या वीड मिल सकता है? हाँ, मौजूद है, मैं आपको भिजवाती हूँ। इस चैट से ही साफ हो जाता है कि मधु मंटेना भी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स लीला में शामिल हैं। इसके साथ साथ जया साहा ने अपनी पूछताछ में यह बात कबूल किया है कि उसने मधु के लिए नशे का सामान मंगाया था। जया ने मधु के लिए ड्रग्स मंगाई और मधु खुद क्वान से जुड़े हैं। इसलिए एनसीबी मधु मंटेना को भी इस मामले से जुड़ा एक अहम किरदार मान रही है और उनसे भी सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। क्वान कंपनी में कितना ड्रग्स कल्चर है? क्या आपने जया साहा से ड्रग्स नहीं मांगी थी? क्या क्वान अपने क्लाइंट को ड्रग्स मुहैया कराती है? क्वान के टैलेंट मैनेजर को ड्रग्स कहां से मिलती थी? रिया के ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में क्या जानकारी है? क्या रिया सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी? ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसे जानते हैं?
एनसीबी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स लीला की हर परत को उखाड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए जितने भी नाम पूछताछ में सामने आ रहे हैं उन सभी को बारी बारी से एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ रही है। अब तक 10 से ज्यादा बड़े चेहरे नशे के जाल में उलझ चुके हैं और ये भी तय है कि अभी और कई नाम सामने आएंगे। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और ड्रग्स के कारोबारियों के बीच की कड़ी बहुत चौंकाने वाली है। बहुत पहले से फिल्मों में हीरो हीरोइन सेक्रेटरी रखा करते थे। उनका काम हीरो हीरोइन के लिए प्रोड्यूसरों से संपर्क साधना, उनको काम दिलाना, फिल्मों की शूटिंग की तारीख, समय का मैनेजमेंट संभालना होता था। बाद में यह काम संगठित और पेशेवर तरीके से शुरू हो गया। पहले जो काम सेक्रेटरी करते थे वही काम अब सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनियां कर रही हैं। वो हीरो हीरोइन से फीस लेती हैं, बदले में अपने कर्मचारियों को उनके साथ काम पर लगा देती हैं। ऐसे कर्मचारियों को सेलिब्रिटी मैनेजर कहा जाता है। सुशांत और रिया का काम संभालने वाली श्रुति मोदी और जया साहा ये सेलिब्रिटी मैनेजर ही। दिशा सालियान भी सेलिब्रिटी मैनेजर थी। दिशा की मौत सवालों में घिरी है और श्रुति मोदी और जया साहा के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं उनसे यही लगता है कि सेलिब्रिटी मैनेजरों का काम अपने क्लाइंट यानी हीरो हीरोइन के लिए ड्रग्स का इंतजाम करना भी था। जया साहा जिस कंपनी में काम करती हैं उसके सीईओ और डायरेक्टर से भी पूछताछ की जा रही है। एनसीबी यह पता लगाना चाहती है कि सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी का दबाव था या फिर श्रुति मोदी और जया साहा जैसी महिलाएं अपनी मर्जी से ड्रग्स का जुगाड़ कर रही ताकि उनके क्लाइंट यानी हीरो हीरोइन खुश रहें। अब तक यह भी पता नहीं चला है कि हीरो हीरोइन के इन मैनेजरों को ड्रग्स बेचने वालों का नाम, पता, फोन नंबर ये सब कहां से मिल जाता था। अब ड्रग्स कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसका बोर्ड लगाकर धंधा होता। यह काम चोरी छिपे होता। उन पर पुलिस, सीबीआई, एनसीबी जैसी कई एजेंसियों की नजर भी होती है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2018 में पूरे देश में 63,137 लोगों को ड्रग्स खरीदने बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसी साल देश में 2,21,000 किलो अफीम, उससे बने नशीले सामान, 15,67,000 किलो गांजा, उससे बने ड्रग्स, 448 किलो कोकेन ये सब बरामद की गई। ये तो सबको मालूम है कि ड्रग्स बहुत महंगी होती है। ड्रग्स बेचने वालों को सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। एनडीपीएस एक्ट के गंभीर मामलों में जमानत भी मुश्किल से ही मिलती है। इतने जोखिम भरे नशे के काले धंधे में सेलिब्रिटी मैनेजर जैसे सफेद पोश चेहरे कितने गहरे तक धंसे हुए हैं, अब इसकी पड़ताल भी तेज हो गई। ड्रग्स के जाल में फिल्म इंडस्ट्री। ड्रग्स के सप्लायर, क्वान कंपनी के कर्मचारी। शिकंजे में क्वान के बिग बॉस। ड्रग्स से लेकर यौन शोषण तक के आरोप। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कांड की जांच में सितारों के साथ साथ क्वान कंपनी के सितारे भी गर्दिश में आ गए हैं। क्वान की कर्मचारी जया साहा फिल्मी सितारों को ड्रग्स सप्लाई की बात भी कबूल कर चुकी हैं। लेकिन अब क्वान के बड़े बड़े चेहरों का काला इतिहास भी सामने आना शुरू हो गया है। बॉलीवुड की ड्रग्स लीला में क्वान के कई कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है, लेकिन क्वान से जुड़े लोगों पर अब ड्रग्स के अलावा यौन शोषण और रेप के भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं। ये आरोप इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि उंगली क्वान से जुड़े उन लोगों पर उठ रही है जिन्होंने इस कंपनी की नींव 2009 में रखी थी। ये हैं क्वान के सीईओ ध्रुव चितगोपेकर, जो पिछले 3 दिनों से हर रोज एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगा रहे हैं और एनसीबी के सवालों से उनका सामना हो रहा है। एनसीबी ध्रुव से कंपनी के कामकाज और सितारों को ड्रग्स सप्लाई करने से जुड़े सवाल कर रही है। लेकिन इस बीच कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और को-फाउंडर अनिर्बान पर बेहद घिनौने और गंभीर आरोप लगे हैं। अनिर्बान पर बेहद घिनौना और गंभीर आरोप लगाया है मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस
शर्लिन चोपड़ा ने। शर्लिन चोपड़ा ने अनिर्बान पर ऐसा आरोप लगाया है जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है। शर्लिन का आरोप है कि उन्हें अपने एक्टिंग करियर के मैनेजमेंट के लिए किसी मैनेजर की जरूरत थी। इसके अलावा उन्हें अपने करियर को और बेहतर बनाने के लिए किसी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की दरकार थी। इसके लिए वो क्वान के को-फाउंडर अनिर्बान से मिलने उनके दफ्तर पहुंची, लेकिन यहाँ उनके साथ जो हुआ वो बेहद घिनौना था और ये बर्ताव कोई और नहीं बल्कि अनिर्बान ने किया था। मैं एक लीडिंग टैलेंट एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने गई थी और मैंने उनसे कहा कि सर मैंने सुना कि आप ए लिस्ट टैलेंट्स को मैनेज करते हैं, तो क्या आप मेरा काम मैनेज करना चाहेंगे? क्या आप मुझे अच्छी क्वालिटी फिल्म्स दिला सकते हैं? तो वो मुझे ऊपर नीचे देख रहे थे ऐसे। मैंने बोला क्या हुआ सर, एम आई नॉट वेल ड्रेस्ड? नहीं, आर योर रियल? पूछते हैं मुझसे। कैन आई टच? अनिर्बान इससे पहले भी यौन शोषण के आरोपों से घिर चुके हैं, लेकिन इस बार उन पर जो आरोप लगे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। अनिर्बान पर कंगना रनावत ने भी यह आरोप लगाया है कि उन्होंने एक लड़की का रेप करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, मी टू मूवमेंट के दौरान अनिर्बान पर 4 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 2018 में अनिर्बान से जुड़ी ये खबरें काफी सुर्खियों में थी, लेकिन बाद में सभी मामले ठंडे बस्ते में चले गए थे। लेकिन अब जिस तरह से शर्लिन चोपड़ा ने अनिर्बान पर आरोप लगाया है, उससे आने वाले दिनों में अनिर्बान की मुश्किलें बढ़नी लगभग तय है। अब तक ड्रग्स के जाल में फंसी क्वान कंपनी के अनिर्बान पर यौन शोषण से जुड़े आरोप लगने के बाद ये तय है कि क्वान की 4 दीवारी में बहुत से राज दफन हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस और एनसीबी दोनों को मेहनत करनी होगी। और एनसीबी इसके लिए क्वान के कर्मचारियों से तो पूछताछ कर ही रही है, साथ ही उन चेहरों से भी पूछताछ की तैयारी हो गई है जिनका नाम क्वान के कर्मचारियों से हुई पूछताछ में सामने आया है, जिसमें बड़े बड़े सितारे शामिल हैं। बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन का पर्दाफाश करने के लिए दीपिका पादुकोण समेत कई बड़े कलाकारों का नाम सामने आया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने सभी कलाकारों से पूछताछ करने की पूरी तैयारी भी कर ली है और सभी कलाकारों से पूछताछ करने की तारीख भी एनसीबी ने मुकर्रर कर दी है। अब इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड के कई बड़े नामों का ड्रग कनेक्शन का पर्दाफाश कर सकता है। एनसीबी की जांच में ड्रग्स कांड में जिन जिन एक्ट्रेस के नाम सामने आए हैं, उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया है और हर किसी को अलग अलग तारीख और वक्त दिया गया है। एनसीबी ने गोवा में शूटिंग कर रही दीपिका पादुकोण को समन भेजकर 25 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि रकुल प्रीत और सिमोन को 24 सितंबर को बुलाया गया है। सारा अली खान को भी एनसीबी ने समन भेज दिया है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। सभी एक्ट्रेस से एनसीबी अगले 3 दिनों में पूछताछ करेगी। एनसीबी एक तरफ फिल्मी सितारों के ड्रग्स कनेक्शन की जांच में जुटी है, तो दूसरी ओर ये ड्रग्स कहां से आ रही है इसकी भी जांच जारी है। और हैरानी की बात यह है कि मुंबई पहुंच रहे नशे के सामान के तार दाऊद और पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। भारत के साथ विवाद बढ़ाते समय चीन की जितनी भी गलतफहमियां थीं, वो सब एक एक करके टूट गई हैं। चीन की पहली गलतफहमी यह थी कि भारत उसकी दादागिरी बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की संख्या बहुत ज्यादा है। चीन की सरकार भूल गई कि जंग के मैदान में सैनिकों का संख्या बल नहीं बल्कि बहादुरी मायने रखती है। इसका अंदाजा चीन को बहुत बाद में लगा। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद जब भारत के जवानों ने के हाथों मार खाए चीन के सैनिकों में भगदड़ मची, उसी के बाद खबर है कि चीन ने अपने पस्त सैनिकों की जगह नए रंगरूटों को लद्दाख की तरफ भेजने का फैसला किया। चीन के सैनिक बस में बैठे तब उन्हें एलएसी पर भेजे जाने की बात बताई गई और यह सुनते ही चीन के कई सैनिक फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रोने लगे सैनिक।
पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रुदाली ब्रिगेड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। चीन के दोस्त पाकिस्तान के शेख चिल्ली टाइप के लोग भी अब चिंता में पड़ गए हैं कि भारत की सीमा का नाम सुनकर ही रोने वाले चीन के सैनिक जंग क्या खाकर लड़ेंगे। दलील यह दी जा रही है कि यह सब चीन में एक बच्चा पैदा करने की नीति का नतीजा है कि भाई एक ही बच्चा हो। यह सभी है, लेकिन पूरा सच नहीं है। पूरा सच यह है कि चीन की सेना कभी पेशेवर नहीं थी। एक बच्चा वो सब ठीक है कि भाई परिवार में एक ही बच्चा होगा और सेना में जाएगा तो रोएंगे, वो सब एक हद तक ठीक है। उसके अलावा भी बहुत कुछ। अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज ने 2008 में चीन की सेना पर 401 पन्ने की रिपोर्ट छापी थी। उसमें बताया गया कि चीन की मौजूदा सेना की शुरुआत 1924 में हुई। तब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाले लड़ाकों की भर्ती होती थी। उनकी ट्रेनिंग भी गुरिल्ला युद्ध की होती थी, छापामार युद्ध की। 1949 में चीन में जब कम्युनिस्ट तानाशाही शुरू हुई, तब माओ त्से तुंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना को वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई बना दिया। चीन अब पूरी तरह अपनी पैदल सेना पर भी निर्भर था। हालांकि उसने 1945 के बाद सोवियत संघ की मदद से काम चलाऊ वायुसेना बना ली थी, लेकिन 1950 के दशक तक चीन अपनी आर्मी का भरोसे था, जो संख्या बल में बहुत बड़ी थी। बाद में चीन ने सोवियत संघ की नकल करके अपनी फौज को आधुनिक ट्रेनिंग देनी शुरू की, लेकिन 1967 में चीन की कुख्यात सांस्कृतिक क्रांति के दौर में चीन की सेना की ट्रेनिंग अधूरी रह गई। इसका यह नतीजा था कि 1967 में भारत के साथ खूनी झड़प और फिर सोवियत संघ के साथ युद्ध में चीन को बुरी तरह मात खानी पड़ी थी। चीन तब साल में एक बार सेना में नौजवानों की भर्ती होती थी, जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से वफादारी और मरने मारने के लिए तैयार रहने की ट्रेनिंग दी जाती थी। 1980 में चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी गई। इसका सबसे बुरा असर चीन की सेना पर ही पड़ा। 1990 के दशक में वहां सेना में सुधार की शुरुआत की गई। तब कोई पढ़ा लिखा परिवार अपने बच्चे को फौज में नहीं भेजना चाहता, बच्चा ही एक था। चूंकि चीन का पूरा जोर तब आर्थिक ताकत बनने पर था, इसलिए चीन को पता ही नहीं चला कि उसकी सेना खोखली हो चुकी है। 2012 में चीन की सत्ता संभालने के बाद शी जिनपिंग ने यह गलती सुधारने की कोशिश की। उन्होंने चीन में सैनिकों की संख्या घटाने और काबिल युवाओं को सेना में भर्ती करने का फैसला किया। इसी के तहत चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी भी 2013 में खत्म कर दी। अब जाहिर है कि 2013 के बाद पैदा हुए बच्चे तो अभी चीन की सेना में भर्ती नहीं होंगे। वहां की सेना में 1990 के दशक में पैदा हुए लोगों की ही भरमार है, जो मजबूरी में चीन की सेना में नौकरी कर रहे हैं। रो पड़े चीन के रंगरूट। LAC पर चीनी सेना को डर लगता है। चीन के प्रोपेगेंडा की खुली पोल। सरहद के नाम पर सैनिकों की रुलाई फूटी। दुनिया की सुपर पावर बनने के बाद चीन ने सबसे बड़ा भ्रम फैलाया अपनी सैन्य शक्ति का। उसने अपने देश के भीतर एक ऐसा प्रोपेगेंडा गैंग खड़ा किया
जो उसकी सेना की ताकत, हथियारों की क्षमताओं का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करता आ रहा है। चीन इसी कागजी ताकत के भरोसे एलएसी पर आया, लेकिन जैसे ही भारत की सेना ने कदम बढ़ाए, चीन की सेना को पीछे भागना पड़ा। उसके हाथ से वो पहाड़ियां भी निकल गईं, जिन पर 1962 की जंग में भारतीय सैनिकों को इसलिए शहादत देनी पड़ी क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। भारतीय सेना के अपने सरहदों की रक्षा में किए गए ताकतवर हमले के बाद चीन समझ चुका है कि उसके सैनिक कभी भी मैदान छोड़कर भाग सकते हैं। चीन की सेना जब से सामरिक रूप से कमजोर पड़ी है, तब से उसके बड़े सैन्य अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है। फिंगर 4 का इलाका हाथ से जाने के बाद तो चीनी सैनिकों का मनोबल टूट सा गया है। चीन ये जानता है कि यह विवाद लंबा खिंचने वाला है और हिंदुस्तान की सेना तब तक पीछे नहीं जाएगी जब तक अप्रैल वाली स्थिति कायम नहीं हो जाती। यही वजह है कि चीन सीमा पर अपने सैनिकों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है। चीन सरहद पर सैनिकों के साथ साथ हथियारों की गिनती भी बढ़ा रहा है और एलएसी जैसे दुर्गम इलाके में अपने नए जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। चीन बड़ी प्लानिंग के साथ अपने इन हथियारों के प्रदर्शन के वीडियो जारी कर रहा है। उसकी मंशा है अपने साजो सामान और बड़ी तादाद से भारतीय सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की। इसीलिए वो जवानों की ट्रेनिंग और भारी भरकम तोपों के आग उगलने के वीडियो जारी कर रहा है। चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन भले करे, लेकिन हकीकत एकदम उलट है। अब जो आप देखने वाले हैं वो चीन की सेना का असली सच है। एक बस में बैठे चीन के जवान, बदन पर चीनी सेना की वर्दी, गले में पीएलए का लाल पट्टा, मुंह में गीत के बोल और आंखों में आंसू। यही चीन की सेना की असली सूरत है। चीन के इन जवानों की हालत जंग हार चुके सैनिकों जैसी दिख रही है। इनके चेहरे पर न जोश है, न आवाज में दहाड़। इनके चेहरे पर डर है, आवाज कांप रही है। महज 15 सेकंड का यह वीडियो चीनी सेना की मानसिक हालत समझने के लिए काफी है। चीन के रोते हुए सैनिकों का यह वीडियो पाकिस्तान के कॉमेडियन जैद हामिद ने पोस्ट किया है। इस वीडियो में चीन के सिपाही एक बस में बैठे हुए रोते नजर आ रहे हैं। जैद हामिद ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव की वजह से बॉर्डर पर तैनाती होने से ये सैनिक रो रहे हैं। चीन के इन जवानों का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए लीक हुआ है, जिसे चीन की सरकार ने आनन फानन में इंटरनेट से डिलीट करा दिया। सबसे पहले यह वीडियो चीन के फुयांग सिटी वीकली ने चैटिंग ऐप वीचैट पर पोस्ट किया था। जैसे ही इसकी भनक चीन सरकार को लगी, उसने वीडियो डिलीट करा दिया। वीडियो में जो जवान दिख रहे हैं वो फुयांग शहर के रहने वाले हैं। खबरों के मुताबिक इन जवानों की तैनाती एलएसी पर की गई है। एलएसी पर तैनाती की खबर मिलते ही इन जवानों के होश उड़ गए और रोना छूट गया। आर्मी के या पीएलए के जो गीत हैं वो गा रहे हैं, मगर फूट फूट के रो रहे हैं। वो शॉक्ड हैं, वो दहशत में हैं। ये पीएलए के हर एक लोगों को पता है और हम लोगों ने इसको जमीन पे देखा है। इस वीडियो के पीछे चीन सरकार की बदनीयती की असली कहानी छिपी है। चीन के अधिकारियों ने बस में नए नए भर्ती हुए रंगरूटों को बिठाया। जानकारी के मुताबिक ये सभी कॉलेज से निकले स्टूडेंट हैं। इन जवानों को हेबई सैन्य कैंप में ले जाने की बात कही गई है। बस में बैठने के बाद इन जवानों को एलएसी पर तैनाती की बात बताई गई। एलएसी पर तैनाती की बात सुनकर
ये जवान रो पड़े। बस में बैठे इन जवानों को जब असल में सारा माजरा समझ में आया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन कम्युनिस्ट सरकार को इनकार करने का मतलब होता है जान गंवाना। इसलिए रोते रोते भी चीन की सेना का गाना ग्रीन फ्लावर्स इन द आर्मी गाते रहे। इन जवानों की अभी लड़ाई की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई और चीन इन्हें एलएसी के उस दुर्गम इलाके में भेज रहा है जहां बिना ट्रेनिंग के इंसान 2 दिन में दम तोड़ देता है। चीन के ये जवान इसी बात से डरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर इन जवानों का वीडियो वायरल हो चुका है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों ने जवानों को फॉडर कैनन कहा है। फॉडर कैनन का मतलब वो पैदल सिपाही जो सबसे आगे रहता है और जिसे बिना जरूरी ट्रेनिंग के ही मोर्चे पर मरने के लिए भेज दिया जाता है। बरसते हुए तोप के गोलों के आगे फेंक देना यहां पर की मौत सुनिश्चित है। आप इसे बलि का बकरा भी कह सकते हैं। ये तब कहा जाता है जब सैनिकों को उस मोर्चे में भेजा जाए, जबरन भेजा जाए, जहां पर उनकी हार निश्चित है। चीन जिस तरह से वीडियो जारी करता रहा है वो एक बनाए गए माहौल में तैयार किए जाते हैं और रणनीतिक लिहाज से जारी किए जाते हैं। लेकिन हकीकत आप देख चुके हैं। जब से भारतीय सेना ने एलएसी पर चीन के सैनिकों को पछाड़ा है तब से दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि चीन आर्मी फेल हो चुकी है क्योंकि उसकी सेना में डरने वाले जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। चीन की सरकार भले ताकत का दिखावा करे लेकिन रक्षा मामलों का अध्ययन करने वाले एक अमेरिकी स्कूल की रिपोर्ट कहती है कि चीन के पास बेहतरीन सैन्य अफसरों की कमी तो है ही, उनके पास रंगरूटों की कमी भी है। इसकी पूर्ति करने के लिए भी चीन प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। 2017 में पीएलए यानी चीन की सेना ने यह प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में पॉप म्यूजिक लगाया गया था ताकि ज्यादा युवा इससे जुड़ाव महसूस कर सके। इस वीडियो को देश के कॉलेजों में दिखाया गया था। ये वीडियो युवाओं को लुभाने के लिए प्रोफेशनल कलाकारों के साथ फिल्माया गया। इस वीडियो को जारी करने के बाद कॉलेजों को सेना में युवाओं की भर्ती कराने के टारगेट दिए गए थे। उसी टारगेट के तहत पीएलए कई साल से युवाओं की भर्ती कर रही है, लेकिन न इनके पास बढ़िया ट्रेनिंग है न हमारे आर्मी अफसरों जैसी योग्यता। पूरे चीन के अंदर नौजवानों की संख्या या रिक्रूटेबल एज के लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिए हर को जबरदस्ती सेना में जाना ही पड़ता है और जबरन जब सेना में भेजा जाता है तो उनका मन सेना की सर्विस में नहीं होता। शारीरिक तौर पर तो वहां होते हैं लेकिन मानसिक तौर पर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चीन के ये रोते हुए सैनिक इस बात का सबूत हैं कि जंग तो दूर, ये जंग से पहले वाले हालात में जीने लायक क्षमता भी नहीं रखते। अगर जंग हो गई तो चीन के ये अनाड़ी रंगरूट सबसे पहले भागेंगे और इनके पीछे भागने वालों की कतार लग जाएगी। चाइना इज नॉट गोइंग टू फाइट। ना तो वो कोल्ड वॉर करना चाहता है ना हॉट वॉर किसी भी देश के साथ। उसी जवान में वो कहता है, देखिए कितनी झूठ बोलते हैं। सी जिनपिंग कहते हैं कि चाइना इज द बिगेस्ट डेवलपिंग अंडरस्कोर कीजिए डेवलपिंग कंट्री है। वो तो फुली डेवलप्ड है। वो तो अपने को अमेरिका से भी आगे निकलना चाहते हैं। चीन की सरकार और सेना इन सैनिकों के बूते जंग जीतने का ख्वाब देख रही है। हालांकि उसे भारत की सेना ने फिंगर 4 में माकूल जवाब दिया है। चीन भी जानता है कि अब भारत से पार पाना आसान नहीं है। चीन के सैनिकों के रोने बिलखने का वीडियो शी जिनपिंग के लिए सबक भी है और दुनिया के सामने चीन की साजिशों का सबूत भी है। इससे साफ हो गया कि चीन अब भी तिब्बत के इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने में जुटा है। ऐसी रिपोर्ट है कि 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से ही चीन की सरकार एलएसी पर अपनी सेना और वायुसेना के ठिकाने बनाने में जुट गई थी। खबर है कि तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में चीन कम से कम 3 एयरबेस, 5 हेलीपोर्ट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 5 बड़े कैंप बना रहा है। इतने बड़े पैमाने पर सैन्य ढांचे बनाने का मतलब यही है कि चीन के सिर पर जंग का भूत सवार है।
लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संयुक्त राष्ट्र के मंच पर शांति दूत का लबादा ओढ़े घूम रहे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75वें साल के कार्यक्रम में शी जिनपिंग ने दावा किया कि चीन न तो विस्तारवादी है, न ही शांति का दुश्मन। उन्होंने यह भी दुहाई दी कि चीन किसी तरह का युद्ध नहीं चाहता, न शीत युद्ध न बारूदी युद्ध। हालांकि शी जिनपिंग ने यह नहीं बताया कि अगर वो सचमुच युद्ध नहीं चाहते तो फिर दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना युद्ध अभ्यास के नाम पर मिसाइल क्यों दाग रही है। शी जिनपिंग ने यह भी नहीं बताया कि ताइवान की सीमा में लड़ाकू विमानों को भेजकर चीन कौन से शांति मिशन पर निकला था। शी जिनपिंग ने यह भी नहीं बताया कि लद्दाख में चोरी छिपे अपनी सेना को घुसपैठ के लिए भेजना अगर विस्तारवाद नहीं तो क्या था। जानकार मानते हैं कि भारत और ताइवान के साथ तनाव बढ़ाकर चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। रणनीति, कूटनीति और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन की नकेल इतनी कस चुकी है कि अगर जल्द ही ढील नहीं मिली तो चीन का दम घुट सकता है। वही ढील पाने की खातिर चीन ने अपने तेवर ढीले कर लिए हैं। शी जिनपिंग का लहजा भी उसी मजबूरी में नरम पड़ा है। शांति पाठ की आड़ में शी जिनपिंग की साजिश। संयुक्त राष्ट्र में चीन की झूठ नीति। दुनिया के मंच पर शांति की बात। सरहद पर लगाई हवाई घात। चीन का दोहरा चरित्र जग जाहिर है और इसी दोहरी नीति की वजह से दुनिया के निशाने पर आ गया है चीन ने पहले जानबूझकर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाया, उसके बाद उसने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद भड़काया, साथ ही दुनिया की महाशक्ति अमेरिका को भी आंख दिखाने लगा। चीन की विस्तारवादी नीति का असर है कि वो हर तरफ से घिर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर नेताओं ने कोरोना वायरस की वजह से अपने भाषण रिकॉर्ड करके चलाए, लेकिन इसकी गूंज दुनिया में सुनाई दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे सीधे चीन को निशाने पर लिया। The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions. अपनी विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों के कारण चीन दुनिया भर में बहुत बदनाम हुआ है और उसे नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तेवर संयुक्त राष्ट्र के भाषण में जरा नरम नजर आए। 形态争论跨越文明冲突陷阱，相互尊重各国自主选择的发展道路和模式，让世界多样性成为人类社会进步的不竭动力，人类文明多彩多姿的天然形态。 शी जिनपिंग दुनिया के साझा मंच से शांति का पाठ कर रहे हैं, लेकिन असली सूरत कुछ और है। वो दुनिया को भरोसा दिला रहे हैं कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन सरहद के उस पार की तस्वीरों से साफ है चीन जंग की तैयारियों में पूरी ताकत झोंके हुए है। चीन भले ही यह दावा कर रहा है कि वो अपनी विस्तारवादी नीति छोड़कर बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहता है, लेकिन एलएसी के पास सैनिकों की भारी तादाद और हथियारों का जमावड़ा यह संकेत दे रहा है कि चीन जंग की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, एलएसी के आसपास के एयरपोर्ट्स पर चीन नए हैंगर बना रहा है, नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है और रनवे की लंबाई भी बढ़ा रहा है। चीन की इस तैयारी की तस्दीक कर रही हैं सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें। ये सबसे पहली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर चीन के नागरी एयरपोर्ट की है जो तिब्बत में है। ये तस्वीर मार्च 2020 में ली गई थी, तब चीन ने यहां निर्माण का काम शुरू कराया था। अब इसी एयरपोर्ट की सितंबर 2020 में सैटेलाइट से ली गई तस्वीर देखिए, पूरी सूरत ही बदल चुकी है।
रनवे का एक छोर जो पहले खाली था, वहां एयरक्राफ्ट के लिए नए शेल्टर बना दिए गए। इसके अलावा एप्रन एरिया को बढ़ाया गया है, घर बनाए गए हैं और टेक्निकल फैसिलिटी बढ़ाने के लिए नए निर्माण पूरे हो चुके हैं। साथ ही सेना के विमानों को लड़ाकू पोजीशन लेने के लिए 4 नए फ्लैंकर्स भी बनाए गए हैं। अगर हवाई कनेक्टिविटी मिल जाती है तो वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि हवाई कनेक्टिविटी ना सिर्फ मोबिलिटी प्रोवाइड करती है बल्कि टाइम भी बचाती है। तेजी से और आसानी से ट्रूप्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। अब चीन की ये दूसरी तस्वीर देखिए जो तिब्बत के नागरी एयरपोर्ट के नजदीक की है। ये तस्वीर गैरजे इलाके की है। ये तस्वीर भी सितंबर 2020 में ली गई है। गैरजे इलाके के नजदीक चीन ने नया रनवे तैयार किया है। इसके साथ ही नया हेलीपोर्ट भी बनाया गया है और यहां पर विमान और हेलीकॉप्टर रखने के लिए नए हैंगर बनाए गए हैं। नागरी एयरफील्ड जो कि पंगांग से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, वहां पर चीन अपने हवाई बेड़े की तैनाती को बढ़ा रहा है। मेरी नज़र में ये चीन की तरफ से एक डिफेंसिव एक्शन है, क्योंकि चीन भारतीय वायुसेना से बहुत ज्यादा भयभीत है। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि चीन की मंशा क्या है। अब शांति पाठ की आड़ में चीन की अगली साजिश देखिए। यह तस्वीर है तिब्बत के डैमजंग इलाके की। सितंबर 2020 में ली गई इस तस्वीर में दिख रहा है कि चीन यहां बने 5000 मीटर लंबे 2 रनवे की मरम्मत करने में जुटा है। डैमजंग एयरपोर्ट 1955 में बनाया गया था, लेकिन अरसे से यहां विमानों की आवाजाही बंद थी। यानी चीन अब इस एयरपोर्ट को सेना के लिए फिर खोल रहा है। चीन ने 2017 के बाद से ही लगातार एलएसी के नजदीक अपने सैन्य ठिकाने की गिनती बढ़ाई है। चीन ने यह काम तभी शुरू कर दिया था जब 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद हुआ था। वैश्विक सुरक्षा सलाहकार संस्था स्ट्रेटफॉर की रिपोर्ट के मुताबिक विवाद के बाद चीन ने एलएसी के नजदीक 13 नए सैन्य ठिकाने बनाए हैं। इनमें 5 नए हवाई ठिकाने, 5 नए हेलीपोर्ट भी बनाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 में से 4 नए हेलीपोर्ट लद्दाख विवाद के बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ पर काम जारी है। संयुक्त राष्ट्र में शांति की बात करने वाले चीन की असल सूरत ये है। चीन की इन चालबाजियों की पूरी जानकारी भारतीय सेना को भी है, इसलिए चीन की हर चाल का जवाब देने का बंदोबस्त कर लिया गया है। एलएसी पर साजो सामान पहुंचाने के लिए जवानों की आवाजाही जारी है। मैं अभी देख पा रहा हूं जो कि हमारा आर्मी का एक कारवां रास्ते पर खड़ा है जो कि एलएसी की तरफ से वापस लौट रहे हैं। इन तमाम जवानों को आप देख सकते हैं। ये जो हमारे आर्मी के जवान जो वापस लौट रहे हैं अपने साजो सामान के साथ। यूनिट शफल होती रहती हैं, कुछ कुछ दिनों में यूनिट्स रिप्लेस होती रहती हैं। लेह को बेस बनाया है इन तमाम आर्म्ड फोर्सेस ने और ये यहाँ पर तैनात रहते हैं। चीन से जारी तनातनी के माहौल में भारतीय सेना ने जमीन से लेकर पुख्ता हवाई तैयारी भी की है। चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए फॉरवर्ड पोस्ट पर जरूरी साजो सामान पहुंचाए जा रहे हैं। चीन दुनिया का दबाव बढ़ने के बाद दिखावे के लिए अपनी नीति बदल रहा है। वो विस्तारवाद से तौबा करने की नीति भले अपनाए, लेकिन उसकी नीयत